नमस्कार दोस्तों। मानपुर गांव में गोरेलाल नाम का एक बनिया रहता था। गोरेलाल गांव का बहुत ही अमीर व्यक्ति था। गांव में उसकी राशन की दुकान थी, जहां जरूरत का छोटा मोटा सारा सामान आसानी से मिलता था। गोरेलाल की दुकान पर बब्बन नाम का एक नौकर भी था। एक दिन दुकान पर गोरेलाल अपने नौकर बब्बन से बोला, देख भाई बब्बन, मेरी एक बात हमेशा गांठ बांध कर रख ले। ग्राहक हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, इसीलिए ग्राहकों को हमेशा सम्मान करना और कभी उसकी बेइज्जती नहीं करना। साथ ही ये भी हमेशा याद रखना कि भगवान हमें जरूरत के अनुसार देते हैं। बब्बन ने कहा, सेठ जी आप क्या कहना चाहते हैं? गोरेलाल ने कहा, मैं दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। देखो, अगर ग्राहक तुमसे पूछता है कि चावल क्या भाव दिए, तो तुम उसे बोलते हो 25 रुपए किलो। क्या 1 किलो चावल के बदले ग्राहक कभी तुम्हें 26 या 30 रुपए देता है? बब्बन बोला, नहीं सेठ जी, ऐसा तो कभी नहीं होता। और जब चावल का भाव ही 25 है तो भला ग्राहक हमें ज्यादा पैसे क्यों देगा? गोरेलाल ने कहा, बस यही बात याद रखना, अगर ग्राहक हमें 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देता तो हमें भी उसे उतना ही देना है जितने के उसने हमें पैसे दिए हैं। एक दाना भी ज्यादा ग्राहक को नहीं देना है, समझे? बब्बन ने कहा, मैं समझ गया सेठ जी, आपकी बात मैं अच्छे से समझ गया। गोरेलाल ने कहा, मैंने इतना कुछ ऐसे ही नहीं जोड़ा है, बड़ी मेहनत लगती है और बड़ा हिसाब किताब करना पड़ता है। बब्बन ने कहा, जी सेठ जी, सही कहा आपने। इस गांव के सब लोग जानते थे कि गोरेलाल सेठ बहुत कंजूस है। उसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है। वह कभी किसी की मदद नहीं करता। परंतु उसकी पत्नी सावित्री थोड़ी अलग थी। वो दयालु स्वभाव की थी। एक दिन सुबह सुबह गोरेलाल अपने घर के दालान में बैठा था। तभी उसे किसी व्यक्ति की आवाज आई, कोए खरीद लो, कोए, सुंदर सुंदर मोटे ताजे कोवे खरीद लो। गोरेलाल उसकी आवाज सुनकर सोच में पड़ गया। अरे, ये कौन है जो कोवे बेच रहा है? आवाज से तो लग रहा है कि वह कोवे ही बेच रहा है। कैसा मूर्ख इंसान है, भला कोवे कौन बेचता है और खरीदता किसे है उन्हें? उत्सुकता से गोरेलाल घर के बाहर जाता है। एक आदमी अपनी कमर पर एक कपड़ा लपेटे, कंधे पर कुल्हाड़ी लिए और सर पर टोकरी रखे आवाज दे रहा था, कोवे ले लो, कोवे। गोरेलाल ने उससे कहा, क्यों भाई, क्या बेच रहे हो? उस आदमी ने कहा, कोए बेच रहा हूँ साहब। गोरेलाल बोला, दिखाओ कैसा कोवा है। उसने अपना टोकरा चबूतरे पर रखकर मुस्कुराता हुआ बोला, ये देखिए साहब। गोरेलाल की आंखें फटी की फटी ही रह गई। गोरेलाल ने कहा, ये कोवे हैं? उस आदमी ने कहा, जी साहब, ये कोवे हैं। दरअसल वो कोवे नहीं बल्कि मोटे काले तितर थे। तितर का मांस बड़ा ही गर्म होता है और कीमती भी। गोरेलाल ने खुद से कहा, कैसा मूर्ख है ये, इतने कीमती तितर के जोड़े को कोये का जोड़ा बता रहा है। मन ही मन खुश होकर उस आदमी से कहा, कितने रुपए जोड़े हैं? ये तुम्हारे कोये 40 रुपए जोड़े हैं साहब। गोरेलाल ने कहा, बड़े महंगे दे रहे हो तुम। मैं तो 20 रुपए दूंगा एक जोड़े का। अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं चला। उस आदमी ने कहा, नहीं नहीं साहब, आप तो बहुत दयालु लगते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और इन्हें खरीद लीजिए। कहाँ मैं इस गर्मी और धूप में इन्हें लेकर भटकता रहूंगा। उस आदमी ने दो दो तितर के पैर एक साथ बांधकर जोड़ा बनाकर टोकरी में रखा था। उसने एक जोड़ा निकाला और जमीन पर रख दिया और बोला, साहब, ये रहा आपका कोवे का जोड़ा। गोरेलाल ने कहा, ये लो तुम्हारे
पूरे 20 रुपए गिन लो। वो आदमी बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप बड़े ही अच्छे हैं और दयावान भी। गोरेलाल बोला, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है ये तो बताओ। सेठ जी, मेरा नाम गंगू है। गोरेलाल ने कहा, ठीक है, अगली बार जब तुम्हें और भी कौवे मिले तो मेरे पास जरूर आना, मुझे ये बहुत पसंद है। वो आदमी बोला, जरूर साहब, अब मैं जब भी इधर आऊंगा तो आपके पास जरूर आऊंगा। गंगू चला गया और गोरेलाल अपने किए सौदे पर इतराते हुए अपनी पत्नी को तितर दिखाता है। सावित्री ने कहा, अरे इतने मोटे ताजे तितर यहाँ कौन रख गया है? गोरेलाल ने हंसते हुए कहा, वही जो कौवे बेच रहा था। सावित्री बोली, कौवे बेचने वाले के पास तितर भी थे? गोरेलाल बोला, हाँ, वो बड़ा ही मूर्ख था, इस कीमती तितर को कौवे के भाव बेच रहा था। सावित्री ने पूछा, क्या भाव दिया उसने तितर के? गोरेलाल ने बताया, 20 रुपए जोड़ा। सावित्री की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कहा? 20 रुपए जोड़ा? ये इतने मोटे ताजे तितर तुम्हें 20 में मिले हैं? गोरेलाल हंसते हुए बोला, हाँ भाग्यवान, वो बड़ा ही मूर्ख था, उसने ये कीमती तितर 20 में दे दिए। सावित्री शाकाहारी थी, इसीलिए गोरेलाल ने अपने दोस्त को दावत पर बुलाया और बाहर बरामदे में तितर को बनाकर दोनों दोस्तों ने खा लिया। गोरेलाल बार बार तितर के भाव को सोचकर खुश हुए जा रहा था। एक हफ्ते बाद ही रोज की तरह गोरेलाल अपने घर के बाहर दालान में बैठा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, रंगना ले लो, कोई मेरा रंगना ले लो। गोरेलाल ने घर के बाहर देखा, क्योंकि उसे गंगू की आवाज तुरंत पहचान में आ गई। अरे गंगू, इधर आओ, ये रंगना क्या होता है, जरा मैं भी तो देखूं। गंगू गोरेलाल के घर आता है, अपने सर से एक चमकता हुआ घड़ा उतार कर जमीन पर रखता है और बोलता है, ये है मेरा रंगना साहब। गोरेलाल बड़ी बड़ी आंखों से खड़े हुए देख रहा था। वैसे तो घड़ा पुराना था, इस्तेमाल किया हुआ, जगह जगह थोड़े गड्ढे भी थे, पर वह बड़ा ही शानदार और मजबूत दिख रहा था, सोने की तरह चमचमा हुआ। देखने से तो बड़ा कीमती लग रहा है, कम से कम इस बर्तन की कीमत 1000 रुपए तो होंगे ही। इसी मूर्ख से पूछता हूँ। फिर गोरेलाल ने गंगू से पूछा, क्या बोल रहे थे तुम? इसे गूंगे ने कहा, साहब ये रंगना है, मेरी माँ का रंगना बहुत पुराना और मजबूत है, आप इसे हाथ में लेकर एक बार देखिए तो। गोरेलाल ने कहा, कितने पैसे लोगे इसके? गंगू बोला, साहब 100 रुपए लूंगा। गोरेलाल ने कहा, बड़ा महंगा दे रहे हो, मैं 80 दूंगा, वरना अपने रंगना के लिए दूसरे ग्राहक देख लो। गंगू बोला, नहीं नहीं साहब, आप नाराज मत हो, आप बहुत ही अच्छे और दयावान हैं, आप आखिरी बार बताइए कितना देंगे। गोरेलाल बोला, मैं तो 80 रुपए दूंगा, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगा। उससे गंगू बोला, ठीक है साहब, आप भले आदमी हैं, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा मोल भाव नहीं करूंगा। ये मेरी माँ का रंगना आपका हुआ और मुझे रुपए दे दीजिए। गोरेलाल पैसे निकाल कर गिनता है और गंगू को दे देता है। गंगू खुशी खुशी वहां से चला गया। गोरेलाल मटका लेकर घर के अंदर जाता है और सावित्री को सारी बात बताता है और खूब हंसता है। बड़ा ही मूर्ख किस्म का आदमी है, ये 1000 रुपए का बर्तन मुझे 80 रुपए में देकर चला गया। सावित्री बोली, सच कह रहे हो आप, ये बर्तन बहुत ही कीमती है, इस सौदे में तो आपको कौड़ियों के भाव में मोती मिल गए, इसमें कोई कमी नहीं है। उसके बाद जो भी घड़ा देखता वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। अब तो रोज गोरेलाल अपने दालान में बैठा गंगू की राह देखता, बार बार गली की ओर नजर दौड़ाता। घड़ा खरीदे अभी कुछ ही दिन बीते थे कि गंगू
फिर से आता दिखा। लखनौच ले लो, लखनौच, कोई मेरी बेशकीमती लखनौच ले लो। गोरेलाल ने कहा, अरे गंगू, क्या लेकर आया है? इधर आ। गंगू बोला, जी साहब, अभी आया। गंगू गोरेलाल के घर गया और अपनी जगह पर बैठ गया। गोरेलाल बोला, अरे भाई गंगू, ये लखनौच क्या होता है? जरा हमें भी तो दिखाओ तुम्हारी बेशकीमती लखनौच। गंगू बोला, बड़े ही कीमती लखनौच है साहब। वो एक छोटी सी पोटली निकालता है और उसे जमीन पर पलट देता है। उसमें से चमकते हुए छोटे बड़े बहुत सारे हीरे निकले। गोरेलाल की आंखें फटी की फटी रह गई। गोरेलाल का मुंह तो हीरों को देख सूखने लगा और वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके उसने खुद को संभाला और बोला, कितने पैसे हैं इन लखनौच के? गंगू ने कहा, 10 लाख साहब, बड़े बेशकीमती लखनौच है। ये तो बहुत ज्यादा है गंगू, तुम बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हो। गंगू बोला, साहब, इस बार मैं 1 पैसा भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि ये लखनौच मेरे अकेले के नहीं है, ये मेरे पूरी बस्ती के हैं और मुझे वापस जाकर उन सबको उनका हिस्सा देना है। गोरेलाल मन ही मन सोचने लगा, यहाँ आसपास हीरों की बहुत सारी खादान है और उनके बारे में सबको पता भी नहीं है, ना ही उन सबको खोदा गया है। ये बस्ती वालों को जरूर किसी खादान के बारे में पता चल गया होगा और इन्होंने ये हीरे अपने पास इकट्ठे कर लिए। अगर ये मूर्ख गंगू 1000 रुपए के बर्तन के 100 मांगता है और कीमती तीतर के जोड़े के 40 मांगता है, तो इसका मतलब ये इन हीरों के 10 लाख ज्यादा नहीं मांग रहा होगा। ये हीरे तो बड़े कीमती लग रहे हैं। इसमें से कुछ हीरे तो कंचों के बराबर है और कुछ मटर के दानों के बराबर। इतना सोचकर गोरेलाल फिर गंगू से बोला, कुल कितने लखनौच है यहाँ? गंगू बोला, साहब, पूरे 22 लखनौच है। गोरेलाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लखनौच खरीद लूंगा, लेकिन इतने रुपए इकट्ठे करने के लिए मुझे थोड़ा समय दो। गंगू बोला, साहब, आप बड़े ही अच्छे और दयालु हैं। मैं शाम तक आपके पास फिर आता हूँ, तब तक आप पैसों का इंतजाम कर लीजिएगा। गंगू वहां से वापस चला गया और गोरेलाल 10 लाख रुपए के लिए अपनी पत्नी के बहुत सारे गहने बेच देता है और अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेता है। शाम को गंगू आता है और अंधेरे में दिए की रोशनी में गंगू ने जब हीरे निकाले तो उनकी चमक मानो और बढ़ गई थी। गोरेलाल बोला, लखनौच मुझे दो, मुझे इन्हें देखने दो। गंगू ने कहा, जी साहब, जरूर देखिए। गोरेलाल ने हीरे लिए और कहा, ये लो अपने 10 लाख रुपए। गंगू खुशी से बोला, आप बहुत अच्छे और दयालु है साहब। अच्छा, मैं चलता हूँ। गंगू पैसों को एक पोटली में बांधकर वहां से चला जाता है और जंगलों में चला जाता है। गोरेलाल हीरों के सौदे से बड़ा खुश होता है और अपनी पत्नी सावित्री से बोलता है, ये देखो, आज उस मूर्ख ने हमें करोड़पति बना दिया। सावित्री ने हीरे देखे और बोली, ये हीरे तो वाकई बहुत चमक रहे हैं और बड़े ही सुंदर है। गोरेलाल बोला, हाँ, अब कल सुबह में जल्दी ये हीरे लेकर शहर चला जाऊंगा ताकि वहां इनका सौदा कर सकूं। सावित्री ने कहा, ठीक है, और वो सो जाती है। लेकिन गोरेलाल को रात भर नींद नहीं आती। वो ये सोचता रहता है कि कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा। फिर गोरेलाल सुबह जल्दी उठता है और तैयार होकर शहर चला जाता है। वहां अपनी पहचान के जौहरी की दुकान पर जाता है और बोलता है, राम राम किशोरीलाल सेठ। किशोरीलाल ने कहा, राम राम, कैसे हैं आप गोरेलाल सेठ? बड़े दिन के बाद आए। गोरेलाल ने कहा, आज तो मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ तुम्हारे पास।
गोरेलाल हीरे जौहरी को देता है। जौहरी हीरो की जांच करता है और फिर बोलने लगता है, गोरेलाल सेठ, चमक तो बहुत रहे हैं ये, लेकिन ये हीरे नहीं है, ये तो कांच के टुकड़े हैं, सिर्फ कांच और कुछ भी नहीं। गोरेलाल के तो होश उड़ गए और छल्ला कर बोला, तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है इस सौदे के लिए। किशोरीलाल ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ गोरेलाल सेठ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी और को भी दिखा लीजिए, लेकिन ये सिर्फ कांच है और कुछ भी नहीं। गोरेलाल खुद से ही बोला, इसका मतलब उस गंगू ने मुझे बेवकूफ बनाया और मैं सोच रहा था कि वह बेवकूफ है, असलियत में बेवकूफ तो मैं ही निकला। गोरेलाल के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने जितने सपने देखे थे वो एक क्षण में टूट गए। गंगू ने ये जाल फेंका था जिसमें गोरेलाल फंस गया था और अपना सब कुछ गवा बैठा था। लालच और सस्ते सौदे के चक्कर में उसने अपनी जमा पूंजी थोड़े से कांच के टुकड़ों के बदले गंगू को दे दी। आज की कहानी यही समाप्त है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।